क्या एक बेटी अपनी ही माँ को जेल भेज सकती है? और अगर माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद सजा कबूल कर ले, तो क्या वो बेटी जिंदगी भर उस बोझ के साथ जी पाएगी? एडवोकेट अंजलि अवस्थी का अपकमिंग एपिसोड इन्हीं सवालों के बीच एक ऐसा सच लेकर आता है जिसने पूरे राजपूत खानदान की नींद उड़ा दी है। एपिसोड की शुरुआत होती है कोर्ट के बाहर खड़े राजपूत परिवार के बीच बढ़ते तनाव से। माहौल भारी है। अंजलि जेल भेजी जा चुकी है और सबको लग रहा है कि केस खत्म हो चुका है। लेकिन सच अभी सामने आना बाकी है। सबसे पहले हम देखते हैं पद्मा को, जो इस पूरे मामले को लेकर बेहद गुस्से में है। वो सीधे राघव सिंह से भिड़ जाती है। पद्मा कहती है कि जिस आदमी से राघव ने कोर्ट में गुलदस्ता लिया था वही धर्मराज, वो एक बड़ा अपराधी है। वो सवाल उठाती है कि क्या राघव को सच में लगता है कि उसने अंजलि के खिलाफ केस जीत लिया। पद्मा साफ शब्दों में कहती है कि अंजलि जानबूझकर केस हारी है। उसने ये हार इसलिए कबूल की ताकि आरती बच सके। ये सुनकर वहां खामोशी छा जाती है। पद्मा की आवाज कांपती है, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई और दर्द दोनों झलक रहे होते हैं। वो आरती की तरफ मुड़कर पूछती है, तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने के लिए जेल गई है। आरती चुप खड़ी रहती है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं, जैसे उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो। उधर धर्मराज ये सब सुनकर भड़क उठता है। वो अपने गुंडों को आदेश देता है कि पद्मा को वहां से बाहर निकाल दो। पद्मा जाते जाते भी धर्मराज को नहीं छोड़ती। वो उस पर तीखा कमेंट करती है और गुस्से में अपनी चप्पल उसकी तरफ फेंक देती है। चप्पल सीधा धर्मराज को लगती है। यह अपमान धर्मराज बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुंडों को आदेश देता है कि पद्मा को बाहर ले जाकर मारो। तभी भजन सिंह बीच में आता है और धर्मराज को याद दिलाता है कि वे कोर्ट परिसर में हैं। अगर यहाँ हंगामा हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। धर्मराज खुद को संभालता है और गुंडों को पीछे हटने का इशारा करता है। इसके बाद धर्मराज राघव से कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। आज राघव ने साबित कर दिया है कि वो सबसे बेहतरीन वकील हैं। लेकिन राघव का जवाब सबको चौंका देता है। वो कहता है कि उसे खुद नहीं लगता कि वो बेस्ट है। राघव स्वीकार करता है कि यह केस उसे शुरू से ही अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि ने पहले ही हार मान ली हो, जैसे वो लड़ ही नहीं रही थी। उसके शब्दों में शक भी है और बेचैनी भी। इसी बीच धर्मराज भजन सिंह से कहता है कि जब 3 दिन बाद अंजलि कोर्ट में दोबारा पेश हो तो उसे हमेशा के लिए जेल भिजवाने की तैयारी कर ली जाए। भजन हामी भर देता है। साफ है, साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं जेल के अंदर। वहां वेद अंजलि से मिलने आया है। उसकी आंखों में सवाल हैं। वो सीधे अंजलि से पूछता है, आपने सच क्यों छिपाया? वेद कहता है कि अगर अंजलि चाहती तो धर्मराज, युवराज, दामोदर, प्रकाश सबको जेल भेज सकती थी। उसके पास सबूत थे, तर्क थे, दिमाग था। फिर उसने खुद को क्यों सजा दिलवाई? अंजलि शांत आवाज में जवाब देती है, मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। वो बताती है कि अगर उसने कोर्ट में सच बोल दिया होता कि आरती ने उसकी नकल की थी, कि वो पार्टी में थी, कि उसी की गलती से ये सब हुआ, तो आरती जेल चली जाती। अंजलि कहती है कि आरती अभी बच्ची है। वो उससे नाराज थी, गुस्से में थी और बिना सोचे समझे उसने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन एक माँ अपनी बेटी को जेल जाते कैसे देख सकती है? अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आवाज अब भी मजबूत है। वो वेद से कहती है कि वो आरती को घर ले जाए, उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे। वो चाहती है कि आरती खुश रहे, भले ही उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाए। वेद ये सुनकर टूट जाता है। वो कहता है कि समाज को अंजलि जैसे वकील की जरूरत है, न्याय व्यवस्था को उसकी जरूरत है। आरती उसके जैसी मजबूत नहीं है। वेद अंजलि से विनती करता है कि 3 दिन बाद जब वो दोबारा कोर्ट में जाए तो सच बता दे। चाहे जो हो जाए, सच सामने आना चाहिए। वेद वहां से चला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जेल की दीवार के पीछे खड़ी आरती यह सारी बातें सुन चुकी है। आरती के चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अंजलि उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे देगी। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक ऐसा बोझ जो शायद अब ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकेगा। जेल की सलाखों के पीछे खड़ी अंजलि को देखकर आरती के दिल में तूफान उठ चुका है। वो दूर खड़ी अपनी माँ को देखती है और खुद से कहती है कि वो अंजलि से बहुत प्यार करती है। उसने गुस्से में, नादानी में जो किया, उसकी सजा उसकी माँ क्यों भुगते? वो फैसला कर लेती है कि अंजलि अब जेल में नहीं रहेगी, चाहे उसे खुद ही क्यों न सजा क्यों न मिल जाए। इधर कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। अभय एक कमरे में पहुंचता है और हैरान रह जाता है।
कमरा बिल्कुल उसी तरह सजा हुआ है जैसे उसकी शादी की पहली रात को सजाया गया था। चारों तरफ फूल, हल्की रोशनी और वही माहौल। तभी गिन्नी अंदर आती है। उसने भी वही कपड़े पहने हैं जो उसने शादी की पहली रात पहने थे। गिन्नी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने सब कुछ वैसा ही तैयार किया है जैसे उनकी पहली रात थी। वो कहती है कि अब उनके बीच कोई नहीं है, अब न अंजलि न कोई और। वो अभय के पास आती है, उसे गले लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसे अपना ले, लेकिन अभय का जवाब गिन्नी को झटका दे देता है। वो उसे जोर से धक्का देता है और साफ कहता है कि उसने उसे कभी प्यार नहीं किया। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ अंजलि अवस्थी के लिए धड़कता है। उसी वक्त सादिका वहां आती है और अभय को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर वो गिन्नी को अपना लेगा तो उन्हें अपना घर वापस मिल सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, वो अपना परिवार बसा सकता है। लेकिन अभय गुस्से में सादिका की तुलना सांप से कर देता है। वो कहता है कि वो कभी भी गिन्नी को नहीं अपनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गिन्नी अब अपना असली मकसद सामने लाती है। वो कहती है कि वो यहाँ प्यार की भीख मांगने नहीं आई थी, वो सिर्फ एक बात साबित करने आए हैं। वो बताती है कि अगले दिन उसकी दामोदर के साथ रिंग सेरेमनी है। वो अभय को खास तौर पर वहां आने का न्योता देती है, जैसे उसे जलाना चाहती हो या शायद कुछ और साबित करना चाहती हो। इधर कोर्ट के बाहर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। आरती अंजलि का भेष बदलकर जज के सामने पहुंच जाती है। सबको लगता है कि अंजलि आई है, लेकिन जैसे ही वो जज से अनुरोध करती है कि उसकी बात सुनी जाए, वो सबके सामने अपना भेष उतार देती है। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। आरती कबूल करती है कि उस दिन पार्टी में अंजलि मौजूद नहीं थी, उसने ही अपनी मां की नकल की थी, वही थी जिसने गलती की। वो जज से कहती है कि सजा उसे दी जाए और अंजलि को तुरंत रिहा किया जाए। उसके शब्द कोर्ट में गूंज उठते हैं। राजपूत परिवार की नींदें उड़ जाती हैं। जेल में वेद अंजलि से मिलने आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वो बताता है कि आरती के कबूलनामे के बाद अंजलि को बेल मिल गई है, अब वो बाहर आ सकती है। वेद कहता है कि अब वक्त आ गया है कि असली अपराधियों को सजा दिलाई जाए। अब छिपने या सहने का समय खत्म हो चुका है। अंजलि भी अब पहले जैसी शांत नहीं है, उसकी आंखों में आग है। वो पूछती है कि क्या वेद को पता है कि युवराज, धर्मराज, गिन्नी और बाकी लोग कहाँ हैं। तभी पंकज आता है और बताता है कि राजपूत हाउस में दामोदर और गिन्नी की रिंग सेरेमनी हो रही है और वहां उनके सारे दुश्मन मौजूद होंगे। दूसरी ओर राजपूत हाउस में जश्न का माहौल है। युवराज और काव्या वहां पहुंचते हैं और दामोदर और गिन्नी को बधाई देते हैं। धर्मराज भी खुशी जताता है। युवराज तो यहाँ तक कह देता है कि अंजलि को जेल भिजवाने का असली श्रेय राघव को जाता है। इसी दौरान अभय नीचे आता है और राघव पर भड़क उठता है। वो कहता है कि उसने युवराज और काव्या का साथ दिया, वही लोग जो अमन के मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। घर का माहौल तनाव से भर जाता है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। जेल से बाहर निकलते ही अंजलि पहला फोन महक को करने वाली है। वो उससे कहेगी कि अब वक्त आ गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा सच बताने का, क्योंकि महक को उस जगह की लोकेशन पता है जहां से ट्रैफिकिंग रिंग चल रही थी। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह अंजलि का महायुद्ध बनने वाला है। क्या वो सबके सामने सच्चाई उजागर कर पाएगी? क्या राजपूत हाउस का जश्न मातम में बदलेगा? और क्या इस बार कानून सच में जीत पाएगा? कहानी अब अपने सबसे बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है।